वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरुजी की सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत अच्छा और प्यारा, और मेरे पास उस सत्संग के लिए असल में संगत जी आज शब्द नहीं है कि मैं उस सत्संग को कैसे आपके साथ मतलब एक शब्द में डिस्क्राइब करूं। इसलिए आप सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा और आपको तभी पता चलेगा कि सत्संग कितना प्यारा, अद्भुत, और जो भी अब फिर उसको आप नाम देंगे तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपने इस सत्संग को आज क्या नाम दिया है, कि ये सत्संग कैसा सत्संग था। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, और ये एक ओल्ड आंटी नरूला आंटी का सत्संग है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, यकीन मानिए कि बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, और इतना अच्छा सत्संग है कि आपको ज़रूर इसमें अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो संगत जी, जो भी संगत वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पे गुरुजी का चैनल है लाइफ विद गुरुजी, तो जो भी संगत इस चैनल पर नई है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास जल्दी से जल्दी नई सत्संग की नोटिफिकेशन आ सके, आसानी से आ सके, और आप गुरुजी महाराज के कल्याण को प्राप्त कर सकें। संगत जी, अब देर न करते हुए गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हुए पहले हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे, और उसके बाद हम आज इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो गुरुजी ने आपके लिए विशेष सत्संग भेजा है उस सत्संग को सुनने का आनंद उठाएंगे। तो चलिए संगत जी, गुरुजी महाराज का महामंत्र करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मैं मानती हूँ कि थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होगा। बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, और सत्संग को अंत तक सुनिएगा संगत जी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कब बीत गया। और सत्संग को आप जितना भक्ति से दिल से सुनेंगे, भक्ति भाव से सुनेंगे संगत जी, आपको उतनी ही गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होंगी। और आपको मैं अभी बोलना चाहूँगी कि सत्संग के जब आप पूरा एंड तक सुन लें तो प्लीज़ इस बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सत्संग कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा सत्संग लगा, ये बहुत प्यारा सत्संग लगा। और सच में इतना बेस्ट सत्संग हमें कभी कभी सुनने का मौका मिलता है। हम सौभाग्यशाली हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने अच्छे सत्संग बोल रहे हैं, इतने अच्छे हम सत्संग सुन रहे हैं। तो इसका मतलब गुरुजी महाराज की हम पे अपार कृपा है, और बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी महाराज की, जो हमें इतने कल्याणकारी सत्संग सुनवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। तो चलिए संगत जी, देर न करते हुए नरूला आंटी का सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में, तो गुरुजी महाराज और गुरुजी की जो भी संगत इस ब्लेस सत्संग को सुन रही है वो मुझे क्षमा ज़रूर करना। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी बताती हैं कि गुरुजी की कॉल उन्हें 2006 में आई थी। एक्चुअली जब आंटी की मदर डायलिसिस पर थी, और उस समय वह संगत जी, गुरुजी की कॉल आंटी को 2006 में आई थी। एक्चुअली 1996 में जब आंटी की मदर डायलिसिस पर थी, उस समय शायद आंटी का समय नहीं था गुरुजी के पास जाने का, इसलिए आंटी कहती हैं कि वो गुरुजी के पास नहीं जा पाई थी। उस समय गुरुजी जालंधर में बैठते थे, और उनके डैडी ने कई लोगों को कॉल किया और पूछा कि यहाँ पर कोई गुरुजी बैठते हैं। तो वहाँ से उनको यही जवाब मिलता था कि हाँ, गुरुजी कोई बैठते हैं, पर हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। असल में संगत जी, आंटी बताती हैं कि उस समय गुरुजी की संगत बहुत कम होती थी, और गुरुजी अपने आप को हाइड करके रखते थे। और आंटी कहती हैं शायद उस समय हमारा समय नहीं था, कि जब मेरी मम्मी डायलिसिस पर चल रही थी और हम गुरुजी के पास नहीं जा पा रहे थे, और वो हमारा राइट समय नहीं था शायद गुरुजी के पास जाने का, और इसीलिए हम अपनी मदर को गुरुजी के पास नहीं ले जा पाए। लेकिन संगत जी, जिस पल से आपके कानों में गुरुजी की कॉल सुनाई दे या गुरुजी का नाम सुनाई दे, उसी पल से गुरुजी की कृपा
आप पर शुरू हो जाती है। जो आंटी की मदर हैं वो बताते हैं कि वो उनको लेके तो नहीं जा पाए थे गुरुजी के पास, लेकिन आंटी की जो मम्मी थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और बहुत भगवान के प्रति समर्पित थी और वो बाबा जी को मानती थी, गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती थी और अमृत वेला सँभालती थी। आंटी बताती हैं कि इतनी बीमारी में भी वो 3 बजे उठकर अमृत वेला करती थी और बाबा जी से जुड़ी हुई थी और उनकी जो बीमारी थी, वो बहुत पीसफुल गुज़र रही थी। और जब वो डायलिसिस के लिए भी जाती थी संगत जी, तो आंटी बताती हैं कि वो जब डायलिसिस के लिए जाती थी, तो वो हँस के बोलती थी कि मैं अब ब्यूटी पार्लर में जा रही हूँ। और उनकी जो ये बीमारी थी बहुत पीसफुल कटी और उनकी डेथ भी बहुत शांति से हुई, उनको इतना पेन नहीं हुआ। संगत जी, आंटी बताती हैं कि 2006 में, जैसा कि आंटी ने शुरू में बताया कि गुरुजी की कॉल उन्हें 2006 में आई थी, लेकिन वो गुरुजी के पास तब नहीं जा पाए थे, 1996 में सॉरी। लेकिन जब गुरुजी की कॉल 2006 में उनके पास दोबारा आई, तो उनकी बहन को किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था और उनकी जो बहन है, उनकी सिस्टर है, वो वहाँ गुरुजी के पास होकर आई थी। और उसके बाद उनकी सिस्टर ने उनको भी गुरुजी के बारे में बताया और जो आंटी के फादर थे, उनके कोई गुरु थे उस समय और वो भी शिव भक्त थे। तो उनकी सिस्टर ने बताया था कि गुरुजी के पास जाकर भी उनको वैसी ही वाइब आ रही थी, जैसे कि गुरुजी के सॉरी उनके फादर के जो गुरुजी हैं, उनके पास जाकर आती थी। लेकिन फिर भी उनके फादर गुरुजी के पास नहीं गए और आंटी भी नहीं जा पाई थी। आंटी बोलती हैं शायद यही बात थी कि हमारा उस समय भी राइट समय नहीं आया था। लेकिन आंटी के जो अंकल हैं, हस्बैंड अंकल, उनको भी किसी ने गुरुजी के बारे में बताया संगत जी। और तब आंटी ने बोला कि हमें बार-बार महाराज के पास से कॉल आ रही है, तो हमें जाना चाहिए। इतनी बार हमें बुलावा आ गया है और हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। और जब ये कॉल आई आंटी के पास गुरुजी की, कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी महाराज हमें 3 कॉल ज़रूर देते हैं। तो संगत जी, आंटी को भी एक तरह से गुरुजी ने 3 कॉल दे दी थी और एक तीसरी कॉल पे आंटी ने फिर अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि जब इतनी बार महाराज जी के वहाँ से हमें बुलावा आ रहा है एक तरह से, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो उनके हस्बैंड अंकल और आंटी दोनों गुरुजी के पास जाने के लिए तैयार हुए। और आंटी बताती हैं कि जो आंटी थी हमेशा रोज़ाना सॉरी गुरुद्वारा में भी माथा टेकने के लिए जाती थी। और उस दिन वो अंकल के साथ, उस समय संगत जी अंकल के साथ जब आंटी गुरुजी के पास जा रही थी, तो गुरुजी उस समय एमजी रोड पर बैठते थे और संगत जी उनके अंकल ने यही बोला कि ठीक है, आज तो मैं तुम्हें गुरुजी के पास लेकर जा रहा हूँ, लेकिन देखो इतनी दूर मैं रोज़ तो नहीं लेके जा पाऊँगा। क्योंकि उनके अंकल को पता था कि आंटी तो रोज़ गुरुद्वारे में भी जाती हैं माथा टेकने, तो उनको लगा कि अब ये रोज़ गुरुजी के दरबार में भी जाने के लिए मुझसे जिद करेंगी। तो आंटी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम चलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। और जब आंटी और अंकल दोनों गुरुजी के पास गए, तो उनको वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आंटी बताती हैं कि उनको तो कभी ऐसा लगा ही नहीं था, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गुरुजी का दरबार ऐसा होगा। और जब उन्होंने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए, तो वो बोलती हैं कि मतलब उनका कहना ये है आंटी का कि जो हम आज स्वरूप में गुरुजी महाराज को देखते हैं, वो गुरुजी महाराज का हम 50% देखते हैं संगत जी। और सच में उन्होंने तो साक्षात दर्शन किए हैं गुरुजी के। तो आंटी यही बताती हैं कि जो वो दर्शन थे, वो जो उनका ऑरा था, वो आंटी ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से उनको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे शबद गुरबानी चल रही थी और आंटी बताती हैं कि शबद गुरबानी तो आंटी घर में भी सुनती थी क्योंकि बाबा जी को मानती थी और गुरुद्वारे भी जाती थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे भी शबद गुरबानी चल रही है। और उस समय आंटी को ये नहीं पता था कि गुरुजी के दरबार में जाके या गुरुजी की कोई फ्रेग्रेंस भी आती है, ऐसा आंटी को बिल्कुल भी नॉलेज में नहीं था। और वहाँ पे अंकल और आंटी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने देखा कि ऐसा दरबार तो उन्होंने कहीं देखा नहीं है, जहाँ सेवादार भी इतने अच्छे हैं और इतना डिसिप्लिन है। और वहाँ का लंगर प्रसाद करके और गुरुजी को माथा टेक के अंकल आंटी वापस आ गए। तो अंकल ने रास्ते में आंटी से पूछा कि तुमने तो वहाँ पे कुछ बोला भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं। तो आंटी ने बोला हाँ, मैंने तो कुछ बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं, और ना हमने कुछ मांगा। और वहाँ से जब आंटी बोलती हैं कि जब वो दोनों आ रहे थे, तो दोनों के कपड़ों से ही बहुत रोज़ की जैसे फ्रेगनेंस होती है वो उनको आ रही थी। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनको उस समय नहीं पता था कि गुरुजी महाराज अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं फ्रेग्रेंस के रूप में।
आंटी बोलती हैं कि जब हम रात को वहाँ से आए और सोए तो गुरुजी ने उनको ड्रीम में दर्शन भी दिए, और सुबह उठ के अंकल अपने काम पे चले गए और आंटी सुबह गुरुजी के ही उसमें डूबी हुई थी, उन्हीं के बारे में सोच रही थी। और आंटी कहती हैं कि जब वो 12 बजे के करीब बाहर धूप में बैठी हुई थी और गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी कि, और आंटी के दिमाग में यही थॉट चल रहा था कि अब मैं गुरुद्वारा जाऊँ मत्था टेकने या मैं गुरुजी के दरबार में जाऊँ। तो आंटी गुरुजी को मन ही मन बोलती हैं कि बाबा जी, मुझे तो पता नहीं कि आप कौन हो और मैं कैसे आपका दरबार में मैं आई हूँ। अगर आप मुझे दोबारा अपने, मैं आना चाहती हूँ आपके दरबार में, और अगर आप मुझे अपने दरबार में दोबारा बुलाना चाहते हो तो आप मेरे हस्बैंड को अपने पास बुलाइए, क्योंकि मैं अकेले तो आ नहीं सकती, क्योंकि हमारे घर की औरतें अकेले तो कहीं जाती नहीं हैं। और अगर आप मुझे बुलाना चाहते हो तो फिर मेरे हस्बैंड को अपने पास बुलाइए, जिससे कि मैं भी आपके पास आ जाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत मन है आपके पास दोबारा आने के लिए। तो संगत जी, आंटी बताती हैं कि तभी उनके हस्बैंड अंकल का उनके पास कॉल आता है, और उनके हस्बैंड बोलते हैं कि कि उन आंटी का नाम रुचि है। तो वो बोलते हैं कि रुचि, हम ऐसे कैसे, तेरे बाबा जी ने मुझे कर दिया है, और हम कहाँ गए थे, बाबा जी क्या कर रहे हैं। तो आंटी ने बोला कि क्यों, क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि मेरा तो काम में मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी, और मेरा तो ध्यान वहीं की तरफ जा रहा है, बाबा जी के उधर ही, और बस मेरे को तो मन कर रहा है कि मैं उड़ के अभी चला जाऊँ। तो आंटी तो मन ही मन खुश हो जाती है कि अच्छा भाई, इनका कॉल आ गया और गुरुजी ने तो मेरा काम बना दिया। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, और मैं तो अभी जा रहा हूँ बाबा जी के पास। उस समय वो गुरुजी को बाबा जी बोल रहे थे। तो बोल रहे हैं कि मैं तो अभी जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि वो मुझे क्या खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो आंटी ने उनको बोला कि नहीं नहीं, अभी मत जाओ, अभी जाना ठीक नहीं है, क्योंकि शाम को संगत इकट्ठी होती है, और तुम शाम को यहाँ आ जाना, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, तो मैं भी चल पड़ूँगी, मैं भी दर्शन कर लूँगी। तो अंकल ने बोला कि चलो ठीक है, मैं घर आऊँगा और फिर हम चलेंगे। और इस तरह से संगत जी वो नेक्स्ट डे भी गुरुजी के पास गए दोनों जने, और आंटी बताती हैं उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो रेगुलर महाराज के पास जाने लगे। और संगत जी, ये बात तो है ही कि गुरुजी महाराज जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर वो कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। और संगत जी, आंटी बताती हैं कि फिर उनके पूरी फैमिली वहाँ जाने लगी, उनके फादर भी जाने लगे, उनके ब्रदर भी जाने लगे, उनकी भाभी भी जाने लगी, और सब लोगों को गुरुजी ने, पूरे परिवार को अपने से जोड़ लिया। संगत जी, आंटी बताती हैं कि उस समय जो गुरुजी के दरबार का जो कहते हैं ना कि एक माहौल होता था, वो लोग आपस में कोई संगत बात नहीं करती थी, किसी को सोशल लाइफ की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि आजकल सब सोचते हैं कि हम थोड़ा सा उससे कांटेक्ट कर लें, इससे कांटेक्ट कर लें। तो आंटी बोलती हैं कि हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कल्याण करना है हमारा गुरुजी महाराज ने करना है। और अब आंटी बताती हैं आगे संगत जी, और एक आंटी ने बताया कि वहाँ पे गुरुजी महाराज उनको ज़्यादातर जो शब्द सुनवाते थे आंटी को, और एक बार उनके हस्बैंड से ही उन्होंने शब्द लगवाया था, ये शब्द गुरबानी, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। तो संगत जी, आंटी बोलती हैं कि ये शब्द गुरबानी में वहाँ मेरे को गुरुजी ने वहाँ बहुत सुनवाई, और आज भी गुरुजी हमारे लाड ही लड़ा रहे हैं। और संगत जी, सच में ये शब्द गुरबानी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अब संगत जी, आंटी बताती हैं कि उनको बचपन से ही एक लाइलाज बीमारी थी, सिरोसिस। संगत जी, आपने भी सुना होगा, आंटी बोलती हैं अब ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है, और मतलब बहुत लोग जानते हैं इस बीमारी के बारे में, सिरोसिस नाम बताया है आंटी ने। और इस बीमारी में संगत जी, आंटी बताती है उनके हाथ और पैरों की जो वो थे, मांस जो था वो बहुत फट सा जाता था, दरारें पड़ जाती थी, बहुत बुरी हालत हो जाती थी आंटी की। और बोलती थी कि चलने में भी उनको बहुत परेशानी होती थी, हाथ की भी पूरी उनकी जो स्किन होती थी सारी फट जाती थी। और ये बीमारी सच में संगत जी बहुत बुरी होती है, सिरयोसिस, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये बीमारी आंटी को बचपन से ही थी। तो आंटी कहती थी कि मैं बहुत दवाई खाती थी इस बीमारी की, गुरुजी महाराज के पास जाने के टाइम पे भी, और पहले जैसा आंटी ने बताया कि बचपन से ही बीमारी थी। तो आंटी बोलती हैं कई बारी हम हस्बैंड वाइफ ही आपस में बात करते थे कि अब बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, और जब बच्चों की शादी होगी, जो हमारे घर में नए बच्चे आएंगे शादी होके, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मतलब मेरी कैसी बीमारी मुझे लगी हुई है, क्या पता मुझसे घृणा करें कि मेरे हाथ पैर कैसे कटे कटे से हुए हैं। और बहुत आंटी परेशान होती थी इस बीमारी से। लेकिन संगत जी, आंटी ने बताया कि किस तरह से गुरुजी महाराज ने उनकी इस लाइलाज बीमारी को ठीक कर दिया।
आंटी ने बताया कि उसके बाद जब उन्होंने जाना शुरू करा था गुरुजी महाराज के पास, तो वो कंटिन्यू जाते रहे और 3-4 बारी के जाने से ही 3-4 बार जो उन्होंने लंगर प्रसाद गुरुजी महाराज का वहाँ पे खाया, जो डिवाइन प्रसाद है संगत जी, इसीलिए गुरुजी महाराज के मंदिर में जो लंगर प्रसाद मिलता है उसको डिवाइन प्रसाद कहा जाता है संगत जी। और आंटी बताती हैं कि उस डिवाइन प्रसाद को 3-4 बार खाने से ही उनको पता नहीं चला कि उनकी बीमारी किस तरह से पूरी तरह ठीक हो गई, और उसके बाद कभी उनके हाथ पैरों में ये बीमारी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, ना उनको कोई उनकी जो स्किन थी वो फटी, ना उनको कोई ईचिंग हुई उसमें। मतलब पूरी तरह से गुरुजी महाराज ने उनको इस बीमारी से छुटकारा दिलवा दिया। जबकि आंटी बताती हैं कि वो जब भी मंदिर जाती थी, उन्होंने कभी भी गुरुजी को अपनी इस बीमारी के बारे में नहीं बताया था संगत जी। ना कभी गुरुजी ने पूछा था, ना कभी उन्होंने गुरुजी से बात की इस बारे में, कुछ नहीं बताया आंटी ने। वो कहती हैं कि वो सिर्फ़ जाती थीं और गुरुजी को माथा टेकती थी, और जो भी वहाँ पे शबद गुरबानी चलती थी, वो सुनती थीं, सत्संग सुनती थीं, लंगर प्रसाद खाती थीं, चाय प्रसाद पीती थीं। तो इस तरह से कुछ बिना बताए भी, देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज तो हमारे जाने-जाने हैं, हमारे महाशिव हैं। उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, वो सब कुछ जानते हैं। और इस तरह से आंटी की इतनी बड़ी बीमारी गुरुजी ने ठीक कर दी संगत जी। और दूसरी ये तो सबसे बड़ी गुरु आंटी बताती ही हैं कि उनको ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, क्योंकि सबसे पहले संगत जी गुरुजी महाराज हमारी हेल्थ ही ब्लेस करते हैं। और ऐसा नहीं है, आंटी कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि जीवन में उसके बाद कष्ट नहीं आए, कष्ट तो आते ही हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज भी हमारे टेस्ट लेते रहते हैं। और इसी तरह से आंटी बताती हैं उनके जीवन में भी गुरुजी ने बहुत सारे टेस्ट लिए। संगत जी, इस तरह से आंटी को गुरुजी ने उनकी हेल्थ ब्लेस करी। उसके बाद आंटी बताती हैं कि किस तरह से गुरुजी ने उनके अंकल को भी कितनी हेल्थ ब्लेस की, उनके अंकल का कितना कल्याण किया। संगत जी, अब ये हम आगे जानेंगे। आंटी बताती हैं कि मेरे हस्बैंड को बहुत बैक इश्यूज़ थे, वो नीचे बैठ नहीं पाते थे बिल्कुल भी, इतनी उनको प्रॉब्लम थी। लेकिन जब हम गुरुजी महाराज के आश्रम में जाते रहे, गुरुजी महाराज के दरबार में जाते रहे, और हम वहाँ पे 4-4 घंटे बैठ जाते थे और पता ही नहीं चलता था कि जिन्हें बैठने में इतनी प्रॉब्लम है, उनको बैक इश्यूज़ हैं, और वो किस तरह से 4-4 घंटे बैठ रहे हैं। तो उनके हस्बैंड अंकल को भी गुरुजी ने उनकी इस बीमारी से निजात दिलवाई संगत जी, कि उनको पता ही नहीं चला कि उनकी बैक इश्यूज़ जो थे, वो कब कैसे गुरुजी महाराज ने सॉल्व कर दिए संगत जी। तो इस तरह से गुरुजी ने उनके अंकल को भी हेल्थ ब्लेस करी। और आंटी एक अपना पर्सनल सत्संग इसमें शेयर कर रही हैं। आंटी कहती हैं कि ये मेरा एक पर्सनल सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें आंटी बताती हैं कि हमेशा आंटी और अंकल गुरुजी के दरबार में जब गुरुजी महाराज अपने उस पे बैठते थे, गद्दी पे बैठते थे, तो वो दोनों आंटी अंकल हमेशा 10-15 मिनट पहले ही गुरुजी के दरबार में पहुंच जाते थे संगत जी। लेकिन जिस दिन का आंटी ये सत्संग बता रही हैं, वो कह रही हैं उस दिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, और जब हम वहाँ पे गए तो गुरुजी महाराज अपने रूम में चले गए थे, क्योंकि गुरुजी अपना तैयार होकर फिर उस रूम से निकलते थे। क्योंकि पहले जब वो जाते थे तो गुरुजी महाराज कैजुअल कपड़ों में ही उनको वहाँ पे बैठे हुए मिलते थे। जैसा कि सभी ओल्ड संगत बताती है कि गुरुजी महाराज किस तरह से कैजुअल कपड़ों में भी आलथी-पालथी मारकर बैठे रहते थे जब संगत जाती थी। तो आंटी बताती हैं कि उस दिन जो गुरुजी हैं वो अपना तैयार होने के लिए अंदर चले गए थे जब वो वहाँ पहुँचे, और उस दिन आंटी नया सूट पहन कर गई थी और ब्लैक कलर का सूट पहन कर गई थी संगत जी। और जब उनको हैरानी इस बात की हुई, वो कहती हैं सत्संग यहाँ पे ये है कि जब गुरुजी महाराज अंदर से तैयार होकर आए, तो उनकी बैक थी उस साइड, मतलब गुरुजी महाराज पीछे से आए थे और आंटी इस तरह से बैठी थी कि आंटी को नहीं दिख रहा था गुरुजी महाराज जब आ रहे थे, और सारी संगत वहाँ बैठी हुई थी। वो कहती मेरी भाभी भी गई हुई थी, मेरा भाई भी गया हुआ था, मेरे पापा, मेरे अंकल, हम सब गए हुए थे उस दिन, और भी बहुत सारी संगत थी। और जब गुरुजी महाराज तैयार होकर आते हैं, तो वो आंटी के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और आंटी बताती हैं कि जैसे आंटी गुरुजी को देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि गुरुजी वैसा ही काला चोला पहनकर उस दिन आए थे, और आंटी ने भी काला सूट पहन कर गई थी, और गुरुजी महाराज भी काला चोला पहन के आए और बिल्कुल आंटी के सामने खड़े हो गए। और आंटी कहती हैं कि वो बिल्कुल मेरी को देख रहे थे, नज़र से नज़र मिला रहे थे, लेकिन मैं इतना उनके ऑरे को संभाल नहीं पा रही थी।
इतना शिविर करने लग गई हूँ गुरुजी महाराज को बिल्कुल अपने ठीक सामने देख के। और जब वो मेरे को पूरी नज़र से देख रहे थे, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ? बिल्कुल भगवान मेरे आगे खड़े हैं और मैं क्या करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। और गुरुजी महाराज बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हो गए और उस दिन पता नहीं वो मेरे शरीर के या मेरे आत्मा के क्या कष्ट काट रहे थे। आंटी बोलती हैं ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, मैं इतना मतलब पसीने-पसीने हो गई, इतना शिवर मेरा शरीर करने लगा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज भगवान बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो के आके और बिल्कुल मेरी आँखों में आँखें मिला के देख रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ? मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, निःशब्द हो गई थी मैं बिल्कुल। और फिर गुरुजी कहते हैं कि जाके अपने गद्दी पर बैठ गए और सब संगत भी बैठ गई। लेकिन आंटी बोलती हैं कि गुरुजी वहाँ से भी मेरे को देख रहे थे, कभी दूसरी तरफ देख रहे थे, कभी मेरी तरफ देख रहे थे। और आंटी कहती हैं कि जो उस दिन गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हुए, तो उससे मुझे इतना रोना आ गया कि मैं इतना रोने लगी। मैं लगातार कंटिन्यू रोई जा रही थी, मेरे आँसू जो है वो थम नहीं रहे थे। और जो संगत मेरे साथ बैठी हुई थी, आंटी वो मुझे बहुत मतलब कि चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे जो आँसू हैं वो थम ही नहीं रहे थे। और मैं भी गुरुजी महाराज को देख रही थी और मैं देख रही थी कि गुरुजी महाराज भी कभी वहाँ देखते हैं, कभी वहाँ देखते हैं और कभी मुझे देखने लग जाते हैं। तो इस तरह से संगत जी, आंटी को ये आंटी का पर्सनल सत्संग है कि आंटी ने बोला कि इस तरह पता नहीं उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरा क्या कल्याण किया था, जो कि मुझे भी समझ नहीं आया। पर हाँ, इतना ज़रूर समझ आया कि ज़रूर गुरुजी ने मेरा कुछ ना कुछ कर्म या मेरे कोई बुरे किए हुए काम ऐसे होंगे जो गुरुजी उस दिन मेरे को तारने आए थे या मेरे कष्ट हर रहे थे। संगत जी, ये तो आंटी ने अपना एक पर्सनल सत्संग सुनाया था। अब आंटी बताती है कि उसके थोड़े दिन बाद ही गुरुजी ने, क्योंकि आंटी गुरुजी से मिली थी 2006 में संगत जी। और आप सबको पता है, हम सबको पता है कि 2007 में गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। तो आंटी बोलती हैं उसके कुछ दिन बाद ही गुरुजी ने महासमाधि ले ली और हमें ऐसा लगा कि अब हम क्या करेंगे? हमारे गुरुजी नहीं रहे, तो अब हम क्या करेंगे? हमारा कौन है दुनिया में? और आंटी बताती हैं कि उनकी मदर भी बहुत जल्दी एक्सपायर हो गई थी, जैसा कि उनको बीमारी थी। और उनकी मम्मी खुद बताती थी, बोलती थी कि गुरु बिन गत नहीं होती। और आंटी हमेशा सोचती थी कि मुझे भी कोई अच्छा गुरु मिल जाए, मेरी भी कोई अच्छी गुरु मिल जाए। लेकिन जब आंटी को गुरु मिले और 2006 में आंटी मिली थी और 2007 में गुरुजी ने चोला त्याग दिया, महासमाधि ले ली, तो आंटी बहुत निराश हो गई, बहुत परेशान हो गई कि मतलब अब हम क्या करेंगे? हम किसके सहारे जिएँगे? और संगत जी, ये एक आंटी का ही नहीं, जितनी भी पुरानी संगत के मैंने सत्संग सुने हैं, सबकी मतलब यही इमोशंस मैंने देखे हैं। और आंटी बोलती हैं कि जब तक हम सच्ची भावना से भगवान को नहीं पुकारते, सच्चे मन से अरदास नहीं करते, तब तक भगवान भी हमें किसी गुरु से नहीं जोड़ते। और उन्होंने मतलब बहुत परेशान हो गई थी आंटी। और उसके बाद बताती हैं आंटी कि एक थर्सडे का दिन था और उस दिन उनके जो भाई हैं और बड़े मंदिर जा रहे थे कि भई हम ठीक है, अब गुरुजी नहीं हैं, लेकिन सब संगत जाने लग गई थी धीरे-धीरे। और आंटी के भाई भी उस दिन जा रहे थे, तो उनके अंकल को उन्होंने बोला कि मैं भी बड़े मंदिर जा रहा हूँ, तो चलो आपको भी चलना है तो आप भी चलो। तो वो दोनों एक ही गाड़ी में गुरुजी के पास, गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे थे। तो जाने को संगत जी, वो बताती हैं आंटी कि उनके फ़ादर भी गए थे उस दिन, लेकिन उनके फ़ादर अलग गाड़ी में गए थे और वो दोनों एक ही गाड़ी में जाते हैं। और जब वो वहाँ पे सत्संग में बैठे होते हैं, तो वहाँ पे एक अंकल होते हैं जो उनके भाई को बोलते हैं कि सत्संग ख़त्म होने के बाद, अभी लंगर शुरू नहीं हुआ था, और सत्संग ख़त्म होने के बाद उनके भाई को बोलते हैं कि क्या आप जाते समय मेरे को मेरे घर छोड़ दोगे? तो अंकल ने, उनके भाई ब्रदर अंकल ने बोला कि ठीक है, आपको कहाँ जाना है बता दो। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो कालका जी जाना है, आप मुझे कालका जी छोड़ दोगे? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको कालका जी छोड़ देंगे जाते हुए। और संगत जी, इतने में दूसरे किसी अंकल से वो बात करने लगे। इतने में वो अंकल फिर बोलने लगे कि आप मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मेरा घर नोएडा है। तो उन्होंने बोला, उनके ब्रदर अंकल ने, कि अरे अंकल, आप कभी अपना घर कालका जी बता रहे हो, कभी अपना घर आप नोएडा बता रहे हो, तो आपको छोड़ना कहाँ है? तो उन्होंने बातों-बातों में बोला उन अंकल ने कि मेरे को तो सारी जगह घर है, मेरे तो सारी जगह घर हैं। तो वो अंकल सोचने लगे कि ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि मेरा सारी जगह घर है।
और इस दौरान संगत जी लंगर प्रसाद लग गया और सब लंगर प्रसाद करने लगे। और जब आंटी के हस्बैंड अंकल उनके पास आए कि चलो भाई चलते हैं, लंगर प्रसाद भी हो गया, तो उन्होंने बोला कि हाँ चलते हैं, लेकिन एक अंकल ने मेरे को बोला है कि उनको घर छोड़ना है, तो मैं उनको भी ले लेता हूँ। लेकिन संगत जी जब उन्होंने इधर उधर सारे में देखा तो वो अंकल उनको नहीं मिले। तो संगत जी आंटी का कहना है कि वो अंकल गुरुजी थे जो उस समय उनसे बात कर रहे थे। और आंटी बताती है कि इसका पूरा पता आपको तब चलेगा जब आप आगे का सत्संग सुनेंगे संगत जी। तो संगत जी जब वो तो मिलते नहीं हैं उनको, और वो दोनों वापस गाड़ी से अपने घर आने लगते हैं। और आंटी बताती हैं कि जब राजा गार्डन का फ्लाईओवर होता है, फ्लाईओवर पे उनकी गाड़ी खड़ी थी और एक गाड़ी इनोवा उनके गाड़ी के आगे थी। तो पीछे से संगत जी कोई ट्रक आता है और जो उनकी गाड़ी को पूरी तरह से टक्कर मार देता है, और उनकी जो गाड़ी होती है वो इनोवा से जाके टकरा जाती है संगत जी। और इसीलिए संगत जी जैसा कि मैंने आपको सत्संग में बताया, आंटी ने पहले बताया था कि उनके फादर भी उस दिन आए थे सत्संग में, लेकिन वो अलग गाड़ी में आए थे, वो उनके साथ नहीं आए थे। और संगत जी अगर वो उनके साथ होते तो आंटी बताती हैं कि उन्होंने बचना नहीं था, क्योंकि जो पीछे की सीट थी वो बिल्कुल मतलब रही ही नहीं थी। और क्योंकि 2 ही सीट बची थी गाड़ी में, जो सिर्फ़ आगे की 2 सीट थी और पीछे वाली सीट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उस एक्सीडेंट से, क्योंकि आगे इनोवा थी, पीछे ट्रक था और वो कार बिल्कुल बीच में फँस गई थी संगत जी। और अंकल का जो उनके हस्बैंड अंकल थे उनका भी एकदम से माथा जाके आगे लगा। और जब वो अंकल उनको बाद में बताते हैं आंटी को कि जब उनका माथा एक्सीडेंट हुआ और वो बिल्कुल आगे मतलब गिरने लगे, तो उन्होंने सिर्फ यही बोला कि गुरुजी अभी नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मुझे नहीं जाना। और उसके बाद वो बेहोश हो गए संगत जी। और एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उनकी गाड़ी के दरवाजे तक नहीं खुल रहे थे। तब उनके जो ब्रदर अंकल हैं उनको होश था, उनके हस्बैंड अंकल तो बिल्कुल बेहोश हो गए थे। उन्होंने तब आंटी को फ़ोन किया कि तू फटाफट आ जा, ऐसे-ऐसे हमारा इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया है। आंटी बोलती हैं कि मैं उसी टाइम मैं अपनी नाइट ड्रेस में थी और मैंने को उतनी भी सुध नहीं रही कि मैं पैसे लूँ, और मैंने सिर्फ़ अपने देवर अंकल को बोला कि वहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और आप मेरे साथ चलो, और हम फटाफट उस जगह पे आए। और जब हम सीधा हम हॉस्पिटल पहुँचे, हमें हॉस्पिटल बताया गया था कि हम वहाँ पे हैं। और बस मैं गुरुजी का स्वरूप साथ में लेकर आई थी। और मैं जब आई तो बस डॉक्टर यही बोल रहे थे कि वो आपका नाम ले रहे थे कि मुझे रुचि से बात करनी है, मुझे रुचि से बात करनी है। तो आंटी बोल रही थी कि मतलब वहाँ पे एक अंकल आंटी उन्हें और मिले संगत जी, जिन्होंने उनके हस्बैंड अंकल और उनकी हेल्प की थी। आंटी बताती हैं कि उन आंटी ने उनको बताया कि जब आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो हम वहीं से निकल रहे थे। और वो जो आंटी थी वो बहुत भगवान को मानने वाली थी। और उन्होंने जब देखा कि इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है और दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं और कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, तो उन आंटी ने अपने हस्बैंड को बोला कि ये तो एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है और इनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। हालाँकि उनके हस्बैंड ने मना करा कि नहीं, हमें ऐसे किसी पचड़े में नहीं पड़ना है, छोड़ो तुम हर एक के चक्कर में पड़ जाती हो। लेकिन उन आंटी ने बोला कि नहीं, हमें इनकी हेल्प करनी है, इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और उन्होंने उनकी हेल्प करी और वो उनको हॉस्पिटल में लेकर आए संगत जी। तो आंटी बताती हैं कि वो जो लेडी थी उन्होंने उनको यही बोला कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, आज उन्होंने ही आपके हस्बैंड की रक्षा की है। क्योंकि इतने अगर आप उस जगह होती, अगर आप वो सीन देखती एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ है, तो आप मतलब देख नहीं पाती, आपकी चीख निकल जाती। और आप वो देखकर ही ये जज कर सकती हैं कि कोई नहीं कह सकता था कि ये बच जाएँगे। उसके बाद संगत जी आंटी बताती हैं कि उनके अंकल के सारे टेस्ट हुए, सब हुआ और एक दिन उनको हॉस्पिटल में रख के उनको छुट्टी दे दी। मतलब गुरुजी महाराज ने उनको इतना ज़्यादा, इतने बड़े एक्सीडेंट में भी उनका कल्याण किया। और वो संगत जी आंटी इसीलिए बताती हैं कि वो जो वहाँ पे उनके ब्रदर को बोल रहे थे कि मुझे छोड़ नहीं मेरे घर चलोगे, वो गुरुजी ही थे। क्योंकि गुरुजी उनको पहले से ही इंडिकेट कर रहे थे कि तुम्हारा वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। और वो बताते हैं उनके भाई, और वो जब मतलब वो वहाँ से निकले तो उनको बहुत फ्रेगनेंस भी आ रही थी गुरुजी महाराज की। और वो मतलब इस चीज़ पे उनका ध्यान नहीं गया। और उनके देखिए फादर को भी गुरुजी ने बचाया, अगर वो उनके साथ होते तो उनको उनकी डेथ पक्की होनी थी संगत जी उस टाइम पे। तो इस तरह से संगत जी उन्होंने
उनके हस्बैंड अंकल को और उनके भाई को इतने बुरे एक्सीडेंट से गुरुजी ने बचाया और एक ऐसी लेडी को भेजा जो उनकी इतनी जिन्होंने उनकी इतनी हेल्प करी। संगत जी, अब आंटी अपनी एक मेड का सत्संग बता रही हैं और ये वाला सत्संग संगत जी सच में बहुत ही आश्चर्य में डालने वाला है, बहुत ही आश्चर्य में डालने वाला है और बहुत ही प्यारा सत्संग मुझे लगा। जितनी आंटी ने सत्संग सुनाए सभी सत्संग अच्छे होते हैं, लेकिन आप इस सत्संग को सुनेंगे तो सच में आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। संगत जी, आंटी बताती हैं कि उनकी जो मेड थी घर में, वो छुट्टी पे चली गई थी और उन्होंने ही एक दूसरी मेड का इंतज़ाम उनके लिए करा था और वो लेडी जो थी बंगाल से थी, जिनको उन्होंने मतलब नई मेड उनके घर में उन्होंने रखी थी। तो आंटी बताती हैं कि उस समय मेरे को मेड की ज़रूरत भी थी, क्योंकि मैं गुरुजी के दरबार में भी जाती थी और भी काम मेरे थे और मेरी बेटी थोड़ा बीमार थी, तो इसलिए मेरे को मेड की ज़रूरत भी बहुत थी। तो मैंने इसीलिए उनको रख लिया। वो बताती हैं कि हालाँकि वो थोड़ी मतलब इतनी कम उम्र की लेडी नहीं थी, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर भी मैंने उनको इसलिए रख लिया था कि जब कभी मैं घर में नहीं होती, तो जिस तरह से एक बुज़ुर्ग हमारे घर में हमारे बच्चों के साथ बैठा होता है, तो आदमी को एक शांति होती है कि हमारे घर में हमारे बच्चे अकेले नहीं हैं, किसी कोई बुज़ुर्ग है उनके साथ बैठा हुआ। तो इसलिए मैंने उनको रख लिया था, जबकि वो कुछ काम नहीं करती थी, मतलब उनसे काम होता नहीं था इतना। और आंटी बताती हैं कि मेरे को उनकी इतनी ज़्यादा जो लैंग्वेज थी वो भी नहीं समझ आती थी, उनको भी इतनी ज़्यादा मेरी समझ नहीं आती थी, तो हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन आंटी बताती हैं कि एक दिन मैं गेस्ट रूम में बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, और वो जो मेड थी वो भी वहीं बैठी हुई थी। तो उनकी मेड ने बोला कि मैं ना एक बार मर के दोबारा मेरा जन्म हुआ है। तो आंटी ने बोला ऐसे कैसे? क्या तुम पहले मर चुकी हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, पहले मैं मर गई थी एक बारी, लेकिन मेरे को दोबारा वहाँ से भेज दिया कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है। तो आंटी ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं मर गई थी और जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ भगवान बैठे हुए थे और एक बहुत बड़ी किताब लेके उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब ले रखी थी और लाइन लगी हुई थी वहाँ पे लोगों की, और जिस जिसका भी नंबर आ रहा था, किसी को वो कुत्ता बना रहे थे, किसी को बिल्ली बना रहे थे, किसी को कौवा बना रहे थे। तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि अब मेरी बारी आएगी तो ये मुझे पता नहीं क्या बनाएंगे। लेकिन जब मेरी बारी आई तो उन्होंने बोला उस किताब को देख के कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, अभी तुम्हें वापस जाना है। और फिर उन्होंने मेरे अंदर दोबारा से एक जोत जलाई, मेरे अंदर एक जोत जगी और मैं वापस से यहाँ पे आ गई। तो आंटी बोलने लगी कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ उसकी बात पे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा वहाँ पे भगवान थे, तो तूने भगवान देखे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने भगवान देखे हैं। जो वही तो वहाँ पे किताब लेके बैठे हुए थे। तो आंटी ने बोला तो बता कैसे थे वो भगवान? तो आंटी बोलती हैं कि संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन आंटी के गेस्ट रूम में जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ये वाले जो है ना, यही तो भगवान बैठे हुए थे वहाँ पे। आप बिलीव करेंगे संगत जी, मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को गूज़ बम्प हो रहे हैं ये बताने में कि मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सुना है। हाँ, ये बहुत मैंने बातें सुनी हैं कि किस तरह से कई लोग बोलते हैं कि हम वहाँ पे गए और वापस आ गए। संगत जी, मेरी खुद की दादी, मैं जो आपको सत्संग सुना रही हूँ, मेरी खुद की दादी जो थी, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो खुद मतलब मेरे फादर बताते थे कि जो मेरी दादी भी थी, वो अपनी जवानी में एक्सपायर हो गई थी, डेथ हो गई थी और उनकी पूरी अर्थी बाँध ली थी, उनको ले जाने की तैयारी हो रही थी। सिर्फ़ उनके एक भाई नहीं आए थे, उनके लिए वो रुके हुए थे और वो अर्थी हिलने लग गई थी संगत जी, और मेरी दादी में जान आ गई थी वापस से। और जब काफ़ी लोग तो भूत-भूत कह के दूर भाग गए थे, लेकिन कुछ बड़े वहाँ के थे, उन्होंने हिम्मत करके जब उनकी अर्थी को खोला था, तो उन्होंने मेरी दादी ने भी बताया था, हम भी अपनी दादी से पूछते थे, तो तब तक तो वो भूल चुकी थी, लेकिन मेरे पापा और बताते हैं कि जब वो यही बताती थी कि वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे इतने सुंदर-सुंदर बाग थे और इतने मतलब बहुत अच्छा था, मैं तो वहाँ से वापस भी नहीं आना चाहती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, वो दूसरी राम प्यारी थी और गलती से हम तुम्हें ले आए हैं। और उन्होंने मुझे एक लात मारी और मैं वापस आ गई। तो संगत जी, इस तरह की कहानी नहीं बोलूँगी, एक रियल बात मैंने अपने घर में ही सुनी हुई थी। लेकिन हाँ, आंटी का जो मैंने सत्संग सुना कि उसमें उनकी मेड ने बताया कि जो भगवान हैं वहाँ पे, वो हमारे गुरुजी की ही स्वरूप को देख के उन्होंने बोला कि यही तो थे भगवान वहाँ पे। तो आंटी ने बोला कि मुझे ना बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि लेकिन आंटी बोलती हैं कि ना तो वो गुरुजी को कभी जानती थी, ना मैंने उससे कभी कहा कि मैं कौन से दरबार में जाती हूँ, मैं किस भगवान को मानती हूँ। और कह रही हूँ कभी हमारी इस बारे में कोई ऐसी डिस्कशन नहीं होती थी, क्योंकि हम बहुत कम ही बात करते थे।
तो आंटी बताती है कि मैं उसे अपने मंदिर में ले गई, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने एक स्वरूप ब्लेस किया था, जिसमें कि गुरुजी जब थे और जो चोला पहनते थे, और वो वाला स्वरूप था। तो कह रही मैंने बहुत सारे वहाँ पे भगवानों की भी फ़ोटो लगी हुई थी मंदिर में, और गुरुजी की भी लगी हुई थी। तो कह रही मैंने उसको दिखा के बोला कि देख ये वाले भगवान कौन से हैं, ये कौन से हैं, ये वाले होंगे, ये वाले होंगे। ऐसे आंटी ने 2-3 भगवान उनको बोल के मतलब बोले, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, जो गुरुजी का ब्लेस करा हुआ स्वरूप आंटी को मिला था ना, उन्होंने उस वाले स्वरूप को देख के बोला कि नहीं, ये वाले भगवान थे ना वहाँ पे, तो ये भगवान बैठते हैं वहाँ पे। तो आंटी कहती हैं कि मैं तो मतलब शॉक्ड हो गई कि गुरुजी महाराज वहाँ पे भगवान बन के बैठे हैं, मतलब गुरुजी हमारे भगवान हैं। क्योंकि संगत जी आंटी यही बोलती हैं कि जो पुरानी जो हम नई संगत है ना, हम सोचते हैं कि ओल्ड संगत तो बहुत भाग्यशाली है, उन्होंने तो गुरुजी को फिज़िकल रूप में देखा है। लेकिन संगत जी उन आंटी ने यही बोला कि मैं तो नई संगत को ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि वो शुरू से ही गुरुजी को भगवान मानते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे भगवान हैं और महाशिव हैं। तो संगत जी इस तरह से आंटी ने अपनी मेट का सत्संग सुनाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी इससे पता चलता है कि हमारे गुरुजी जो हैं वो महाशिव हैं, भगवान हैं। अब हमें इससे इससे बड़ा तो प्रूफ़ कोई नहीं चाहिए ना संगत जी, और हमें तो प्रूफ़ चाहिए भी नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हमारे गुरुजी भगवान हैं या हमारे गुरुजी महाशिव हैं कि नहीं हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी महाशिव हैं। हमारी छोटी से छोटी अरदास, हमारी छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं, हमारी खुशियों को पूरा करते हैं। संगत जी क्या नहीं करते हमारे गुरुजी महाराज हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए करते हैं। और आंटी भी यही बोलती हैं कि देखिए संगत जी हमें कितना ब्लेस करते हैं। ठीक है, जीवन में दुख, परेशानी, समस्याएँ तो हमेशा आती हैं, लेकिन गुरुजी महाराज कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहते हैं, चाहे हम कितनी तकलीफ़ में हों या हम सुख में हों। हम भूल जाएँगे गुरुजी महाराज को, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज हमें नहीं भूलेंगे। और संगत जी मैं तो आजकल का टाइम देखती हूँ, जो आजकल के देखिए जो बच्चे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से हो रहे हैं, वो कितने भाग्यशाली हैं। हम इस एज में आके गुरुजी महाराज से जुड़े हैं, लेकिन वो बच्चे देखिए जो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, वो कितने ब्लेस्ड हैं। और जो छोटे कितने बच्चे, हम बड़े मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कितने छोटे बच्चे आ रहे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन आ रही है। तो सच में वो कितने ब्लेस्ड हैं संगत जी, क्योंकि वो अभी से गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से संगत जी मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए ऐसा नहीं होता ना कि हमें हमें क्या ज़रूरत है वो हमारे गुरुजी महाराज को पता है। ऐसा तो नहीं है कि हम गुरुजी महाराज के पास जाएँगे, क्योंकि जो हम मनुष्य हैं ना संगत जी, हम सिर्फ़ पैसे को ही समझते हैं कि वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो हम सोचते हैं कि बस जिसके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, गुरुजी महाराज के पास जाने के लिए वो बहुत ब्लेस्ड हो जाएगा। लेकिन नहीं संगत जी, वो गुरुजी को पता है ना कि किसके लिए क्या ज़रूरी है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो संगत जी मैं ये समझती हूँ कि गुरुजी महाराज अगर हमारे बच्चों को अपने से जोड़ लें, उनका कल्याण करें, उन्हें अपनी छत्र छाया में रखें, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अगर हमारे बच्चे हमारे गुरुजी को मानें कि वो भगवान हैं, हम अगर अपने गुरुजी की पूजा करते हैं और हमारे बच्चे भी उनकी पूजा करें, उनको मानें, तो संगत जी इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या चाहिए हमें। ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना। तो संगत जी आई होप कि आज का सत्संग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस बुद्ध पूर्णिमा के मौके पे हमें गुरुजी ने इतना कल्याणकारी, इतना ब्लेस्ड सत्संग सुनवाया है, हमें इतनी विशेष ब्लेसिंग्स दी हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। और आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने भक्ति भाव से इतने अच्छे सत्संग को सुना। और आशा करती हूँ कि इस सत्संग से, इस बुद्ध पूर्णिमा के मौके पे जो गुरुजी महाराज ने हमें ये सत्संग सुनवाया है, तो ज़रूर हम सबके लिए, जो भी इस सत्संग को सुनेगा, तो ज़रूर उसके लिए गुरुजी महाराज ने विशेष ब्लेसिंग्स दी होंगी। क्योंकि संगत जी पूर्णिमा का दिन आपको पता है कि पूजा पाठ का विशेष दिन होता है, और हमारे गुरुजी महाराज को पूर्णिमा का दिन बहुत प्रिय है। उस दिन हम गुरुजी महाराज के सत्संग करते हैं, विशेष पूजा करते हैं। तो संगत जी आज का मैं सत्संग अब यहीं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जिस भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल आईडी दी हुई है या कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पे आप सत्संग को लिखित में भी दे सकते हैं, और अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है तो आप वैसे भी भेज सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी
पूरी पूरी कि मैं आपके सबके सत्संग शेयर कर सकूं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी।